1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया नए साल की खुशियां मना रही थी, बिल्कुल उसी दिन जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। और ये इकलौता भूकंप नहीं था। इसके बाद छोटे बड़े अर्थक्वेक्स आते रहे और टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक्स आए सिर्फ एक ही दिन में। इस भूकंप से बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल डैमेजेस देखने को मिली। दर्जनों बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो गई, हजारों घरों में बिजली चली गई एंड एज ऑफ 9 जनवरी अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिर 2 जनवरी 2024 को जापान में एक और बड़ा हादसा होता है। जापान एयरप्लेन का जहाज टोक्यो के एयरपोर्ट पे जापान कोस्ट गार्ड के जहाज से टकराता है और दोनों प्लेन्स आग के लपटों में गिर जाते हैं। जापान कोस्ट गार्ड का ये जहाज अर्थक्वेक में फंसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे पैसेंजर प्लेन में तो फॉर्चुनेटली कोई नहीं मरता, लेकिन इस कोस्ट गार्ड जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स उसी वक्त मर जाते हैं। अब यहाँ पर दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि जापान में ही क्यों इतने बड़े अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, और दूसरा ये कि जापान इन डिजास्टर से कैसे डील कर पाता है, क्योंकि यही भूकंप अगर किसी दूसरे देश में आया होता तो हजारों की संख्या में लोग मारे जाते। कैसे जापान अपने सिटीजन्स को बचा पाता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। हाल ही में आए गए इस अर्थक्वेक को नोटो पेनिनसुला का नाम दिया गया है, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेनिनसुला के बारे में आपने स्कूल में सुना होगा कि वो जमीन जिसके तीन तरफ पानी मौजूद हो। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर एग्जैक्टली यहाँ पर था, जो कि जापान के राजधानी टोक्यो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी टोक्यो में इस अर्थक्वेक को फील किया गया। अब हमारा पहला सवाल कि जापान में ही क्यों इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, तो इसका जवाब भी नक्शे में ही मौजूद है। इस नक्शे को देखिए। ये अर्थ के टॉप 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा है। ये 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे से मूव करती रहती है, और जब भी ये एक दूसरे से टकराते हैं तो हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो देश और जो एरियाज इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पर होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जापान देश की खास बात यही है कि ये जिस जगह पर मौजूद है वहां पर चार अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही है। पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और फिर पैसिफिक प्लेट की खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। इसी वजह से इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नाम भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ दुनिया के सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी यहाँ पर मौजूद है। तो इन्हीं वजूहात की वजह से जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामीज देखने को मिलते हैं। अपने ज्योग्राफी की वजह से जापान हमेशा सबसे ज्यादा डेंजर जोन में रहा है, लेकिन शायद इन्हीं वजूहात की वजह से ही जापान अर्थक्वेक्स और सुनामीज को कंट्रोल करने में सबसे आगे रहा है। तो अब यहाँ पर आता है हमारे दूसरे सवाल का जवाब कि जापान कैसे इन डिजास्टर से डील करता है। जापान में बनाई गई हर बिल्डिंग को बड़े स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। इनके 3 स्टैंडर्ड है। सबसे लोवेस्ट वाला है साइचीन स्टैंडर्ड। इसमें बताया जाता है कि बिल्डिंग्स के पिलर्स और दीवारों वगैरह की मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ताकि जब अर्थक्वेक आए और बिल्डिंग शेक करे तो इसकी मदद से वो इस शेकिंग को रेजिस्ट कर पाए। दूसरे नंबर पर आता है साइशिन स्टैंडर्ड, जो कि ऊंची बिल्डिंग्स के लिए होता है, जहां पर इन्हें कहा जाता है कि डैम्पर्स लगवाओ, ताकि जब अर्थक्वेक आए तो वो इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। मतलब ये है कि बिल्डिंग के फाउंडेशंस के नीचे बड़े बड़े रबर्स के मेट लगवाओ, जो कि अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है।
लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट एक तीसरा स्टैंडर्ड आता है जिसको मेंशन स्टैंडर्ड कहा जाता है। इस स्टैंडर्ड में पूरी की पूरी बिल्डिंग को जमीन से आइसोलेट कर दिया जाता है। लीड, स्टील और रबड़ की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती है जो कि बिल्डिंग को ग्राउंड से इंडिपेंडेंट रहने में मदद करती है, ताकि अगर ग्राउंड हिले भी तो बिल्डिंग बिल्कुल स्टेबल रहे। टोक्यो शहर के स्काई ट्री टावर में भी यही स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं और ये बिल्डिंग शहर की वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है। दूसरी तरफ सुनामी से बचने के लिए भी जापान ने कई सारी तरकीबें अपनाई हुई है, जैसे कि इन्होंने सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट्स बनाए हैं, बहुत सारी ट्रीज की प्लांटेशन की है जो कि सुनामी के ताकत को रोकने में मदद करती है। इसके साथ साथ इन्होंने समंदर के किनारों पर डाइक्स लगाए हैं जो कि कुछ इस तरह दिखते हैं। ये डाइक्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं लेकिन सुनामी के ताकत को कम करने में सक्सेसफुल साबित होती है। इसके अलावा इन्होंने एवैक्यूएशन टावर्स भी लगाए हैं लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने समंदर के किनारों पर सी वॉल्स बनाए हुए हैं, लेकिन ये दीवारें हमेशा काम नहीं करती, जो कि 2011 के सुनामी में हुआ था, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 2011 की ये सुनामी एक बहुत बड़े अर्थक्वेक की वजह से आई थी जिसमें तकरीबन 20,000 लोग मारे गए थे और इसी के बाद से ही जापान की सरकार ने अपने स्टैंडर्ड्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिए और थैंकफुली इस बार का ये डिज़ास्टर इतना ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित नहीं हुआ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।